सो लास्ट क्लास में मैंने हीट और इंटरनल एनर्जी को जस्ट सुपरफिशियल बेसिक सा बताया था। आज हम उसको डेप्थ में लेते हैं, हीट और इंटरनल एनर्जी दोबारा से। तो हीट का सिंबल तो बात हो ही गई थी, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी यूज हो आपके लिए वो एक इशू नहीं होना चाहिए। हीट होता क्या है? हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच फ्लो करेगी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है? हीट इज ट्रेवलिंग बिकॉज सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रेवल ही क्यों करेगी? क्योंकि दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का ही टेम्परेचर सेम है तो हीट का नेट फ्लो जीरो होगा। तो जो चीज ठंडी है उसके अंदर हीट जाएगी और जो चीज गर्म है उस एंड से जाएगी। आई होप हमें पता होगा हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, और इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। Q इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव, ये भी बात हो चुकी थी। एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, इवॉल्व बाय सिस्टम। तो ये तो आपके लिए रेपिटेशन है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा Q, दैट इज हीट। व्हाट डू आई मीन बाय मोलर हीट कैपेसिटी, उसको मैंने डिनोट किया अभी तो C से। आगे आगे देखेंगे 3 C आ जाएंगे, कैपिटल C भी आएगा, स्मॉल c भी आएगा, C के ऊपर बार लगेगा, वो भी आएगा लेटर ऑन, बट अभी के लिए सिर्फ C। मोलर हीट कैपेसिटी में कई बार नीचे M भी लिखा होता है, तो C के नीचे अगर M भी लिखा हो वो मोलर का सबस्क्रिप्ट है, और ना भी लिखा हो कैपिटल C है तो वो भी यही है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, समथिंग इज रॉन्ग, एक सेकेंड दो बच्चों, मुझे कुछ तो दिक्कत हो गई है इसमें। इट इज नॉट टेकिंग कलर। चलो, एनीवेज, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? आप जानते हैं हीट वॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एम आई राइट? हीट डिपेंड करती है कितना सामान लिया है उस पे। अब अगर आपने सामान ज्यादा कम लिया है तो आपको कैसे कंपेयर कैसे करोगे? जब आपने कंपेयर करना है जी, एक ग्लास पानी को मैंने माइक्रोवेव में रखा और उसने इतनी देर में इतनी हीट एब्जॉर्ब करी, एक ग्लास के बजाय आधे ग्लास को रखा तो उसने भी उतनी देर में उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करी, या कुछ फर्क होगा? ये मेरे को देखना है। तो भाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मुझे मास तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब अगर आप किसी भी चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 mole of a gas or substance. That substance can be a piece of iron, a piece of aluminium, or a few grams of water. few grams क्या? 1 mole माने 18 ग्राम। तो इस तरह से आपके पास यहां पर मोलर हीट की डेफिनेशन आई। चीज के 1 मोल को गर्म करने में कितनी हीट लगेगी? अंडरस्टूड है, उस चीज के 1 मोल को 1 डिग्री ठंडा करने में भी उतनी ही रिलीज होगी, राइट? चलिए, तो इसके बाद अब मेरे पास आता है जो मोलर हीट कैपेसिटी C है। इसका फॉर्मूला ऊपर दे दिया है मैंने, बट मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ। मान लीजिए आपको मैंने लोहे का एक टुकड़ा दिया, 1 मोल देते हैं, चलो अभी आपके लिए थोड़ा आसान करती हूँ। 1 ही मोल दिया मैंने लोहा, और मैंने कहा उसको मुझे इतने 100 किलो जूल देना पड़ा 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 1 डिग्री के लिए कितना? 100 बाय 5 कर लोगे, Q बाय temperature. What is this Q? Q is the heat required to raise temperature of 1 mole of substance by any number, any difference of temperature. मैंने 5 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना दिया? किसी केस में 10 डिग्री बढ़ाने में कितना दे सकते हैं, किसी केस में 10 डिग्री ठंडा करने में दे सकते हैं। तो जब 5 डिग्री के लिए इतना Q लगा तो 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा? दैट इज C. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट C इज इक्वल्स टू Q बाय dt। तो C का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, Q बाई डी टी, एवरीवन। तो ये तो मैंने डेफिनेशन से निकाला है, सो यू कैन नेवर आस्क मी ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैम, ये तो डेफिनेशन है, राइट? जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है वो मोल्स पर लीटर, वैसे ही ये किसकी है? मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसके आगे आऊं मैं, इफ दिस इज सो, तो Q की जगह मैं C dt लिख सकती हूँ। तो Q इज इक्वल्स टू C dt। व्हाट इज दिस dt? अब तो आ गया आपके पास कितने डिग्री टेम्परेचर चेंज, बढ़ा या घटा, ठंडा हुआ या गर्म हुआ, वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। नाउ फॉर 1 मोल, अब मान ये मैंने 1 मोल लिया है, अब मान लीजिए 1 मोल से ज्यादा है तो जस्ट नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है? ये 1 मोल के लिए था तो n मोल्स के लिए ये था। अब इस dt यानी स्मॉल चेंज को
बड़े चेंज में लाना है तो इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन करने में जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाती है। और मैं यहां मान के चल रही हूं, इफ मोलर हीट कांस्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ आयरन, ऑफ एनी आइडियल गैस और ऑफ वाटर, एनीथिंग, मोलर हीट अगर कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो इसको dt को आप एज इट इज डेल्टा टी कर दोगे। इंटीग्रेट करते तो इसको और इसको देखते, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है, ले आई मैं बाहर, और जो स्मॉल चेंज था वो अपने आप T2 माइनस T1 बन जाता है। मोलर हीट कैपेसिटी, क्या इसकी वैल्यू टाइप ऑफ प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है? टाइप ऑफ प्रोसेस में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आइसोकोरिक हो सकती है, आइसोबारिक हो सकती है, आइसोथर्मल तो होती है, या कुछ और भी होता है। अगर आपने प्रोसेस लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था? आइसोकोरिक। जब डेल्टा वी 0 हो उस प्रोसेस को आप कहते हो आइसोकोरिक। आपने एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं किया था, किया था भाई, उसको क्या कहते थे? आइसोबारिक। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है या प्रोसेस आइसोबारिक है, क्या पिछले फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा या एनीथिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ? यस, लेट्स सी। क्या इस वक्त जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो प्रोसेस कौन सी है बच्चों? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिंबल क्या दे दोगे आप? सी के नीचे वी। ए नीट में तो ये लिखा आता है वी और एम, बट हम मान के चल रहे हैं, हमें पता है इस स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोलर, मतलब 1 मोल की बात हो रही है। 4 मोल के लिए अपने आप फॉर्मूले में एन को 4 पुट कर देंगे। तो दिस CVM या CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डायग्रामेटिकली मतलब समझाऊंगी, इसलिए अभी टाइम देना मेरे को, पेशेंस रखना। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? CP। अब इस आइसोबारिक आइसोकोरिक शब्द तो दे दिए, रटा भी दिया जी, आइसोबारिक का मतलब ये, आइसोकोरिक का मतलब ये, बट मैं सोच नहीं पाती हूँ रियलिटी में इसका क्या कैसा दिखता होगा, ये क्या है, ये क्या चीज कर रहे हैं। इतना तो समझ आ रहा है किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, बस इतना ही समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों मेथड्स को समझते हैं डायग्रामेटिकली। इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम डायग्राम की मदद लोगे प्रोसेस की, उतना फायदा होगा, कंफ्यूजन कम होगा। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया रिजिड। जब भी मैं रिजिड कंटेनर की बात कर रही हूं, उसकी वॉल्स रिजिड हैं, उसका मतलब वो वॉल्यूम नहीं बदल सकता, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। कंटेनर इज रिजिड, फिक्स्ड है वो कंटेनर, वॉल्यूम नहीं बदल सकते। जब वॉल्यूम नहीं बदल सकते तो क्या चाहिए था? कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो चाहिए था। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्स रिजिड होनी चाहिए। तो यहां जो मैं बात कर रही हूं, इसका स्कूल में भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा रेयर, जेईई नीट में तो शुरू ही यहां से होता है। सो अब एक रिजिड कंटेनर में मैंने एक गैस भरी, आइडियल नॉन आइडियल अभी बात नहीं कर रही, मैंने एक गैस भरी, इसको क्या करना शुरू किया? हीट करना शुरू किया। इतनी देर में यही समझ आया किसी चीज को हम हीट दे रहे हैं। अंदर उस गैस का अगर 1 मोल है, हीट गोज टू, उसका 1 मोल है, हीट कहां जाएगी? इस गैस को गर्म करने में। गर्म करने का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर बढ़ाना। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही हो तुम। काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी बढ़ा रहे हो, मतलब क्या बढ़ा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर तुम हीट करते हो, सारी की सारी हीट किस में गई? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती है, हम पहले से सुन के आए हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हुई उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ता गया, उसकी वजह से वो गर्म हो गए, टकराते रहे, गर्म हो गए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? गैस को काम नहीं करना पड़ा। मैंने बोला सारी हीट किस में यूटिलाइज हुई? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। ये चीज मैं फर्स्ट लॉ के बाद भी पढ़ा सकती थी, बहुत आसान हो जाता, लेकिन मैं फर्स्ट लॉ से पहले पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे आपको एंटिसिपेट करना सिखाना है, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में घुसना है। माय क्वेश्चन इज, यहां सारी हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गई, क्यों भाई? गैस ने कोई काम नहीं किया। कंटेनर रिजिड है, वर्क डन कैसे होगा? जब डेल्टा वी 0 है। DPP1 में यही तो प्रैक्टिस दी गई है। जहां भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, गैस का वर्क डन क्या है? गैस है ना, इसके अंदर लिखा है ना मैंने गैस। तो गैस के वर्क डन में क्या बताया? जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं है वो वर्क डन नहीं होता बेटा।
आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचती है, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे जो यहां से उठ के आया सीरत से, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में काम करना पड़ रहा है। परफेक्ट। अगर मैंने रियल गैस लिखी होती तो 100% करेक्ट थे तुम, और ये ग्रीन कलर की स्टेटमेंट रॉन्ग होती। अगर इसके रॉन्ग तो क्या मतलब, वर्क डन होता, ये नहीं, ये वर्क डन होता। बट आइडियल गैस का मतलब ही वो है, गैस जो गैस होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या ही तोड़ेगा कोई उसको, राइट। सो यहां पे आपके पास कंटेनर रिजिड है, डेल्टा वी is 0, no change in volume, therefore work done will be 0। भाई देखते ही पता होना चाहिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो 0 है, तो सारी हीट किस में जा रही होगी, डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, सारी हीट इंटरनल एनर्जी में जा रही होगी, तो टेम्परेचर बढ़िया बढ़ेगा गैस का। सारा क्यों इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, उसको गर्म करने में, तो इसका मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर बढ़ा लूंगी। लेकिन जो मैंने आपको मोलर हीट कैपेसिटी पे लाने के लिए सारी कहानी शुरू की है, QV इज इक्वल्स टू NCV/dt। क्या मैं पीछे से Q का फॉर्मूला CVDT लेके आई हुई हूं, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो N नहीं लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स 0.75 है या 3 है, तो मेरे को N लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में, NCV/dt। नाउ दिस इज माई QV एंड आई नो dt को मैं कभी भी डेल्टा टी कर सकती हूं। पिछली स्लाइड पे सबस्क्रिप्ट V और V नहीं आए थे, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो यहां C का क्या बन गया अब, CV, मोलर हीट कैपेसिटी इज CV। मैंने ये स्लाइड इसलिए बनाई है, आपको एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन है, स्कूल पेपर्स में इसकी डेरिवेशन आती है, जो मैं बताऊंगी, आज तो नहीं करा रही वो डेरिवेशन, बहुत कुछ नहीं ला सकती, लेकिन उस दिन आपको पता लगता है CV CP की आप डेरिवेशन तो करा रहे हो, एक्चुअली में ये है क्या चीज, हम सोच नहीं पा रहे रियल लाइफ में। सो आई एम टेकिंग आउट टाइम ऑफ माई क्लास कि मैं आपको रियलिटी में समझा सकूं, अदरवाइज ना भी समझाती और कह देती याद कर लो, आपको करना पड़ता। तो इसको उसी नजरिए से समझिएगा, क्या फर्क पड़ता अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैंने लिया बच्चों कांस्टेंट प्रेशर हटा दिया तुमको मैंने, भाई सीपी, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, ऐसा कंटेनर जिसकी वॉल रिजिड नहीं है। क्यों भाई, इस बात को समझो, मैं ये भी क्यों मानूं वॉल रिजिड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लिसन केयरफुली, अगर वॉल रिजिड थी, एक डब्बा लिया मैंने, उसके अंदर भरी गैस, और उस गैस को हीट करना शुरू किया, मैंने क्या चीज कांस्टेंट रखी है, वॉल्यूम। गैस के मॉलिक्यूल्स को मिल रही है क्या, दबा के काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ब्लास्ट हो जाना है थोड़ी देर में उस कंटेनर ने। करके देख लो, परफ्यूम की बोतल को भरी धूप में छत पे रख के देख दो, फटेगी बुरी तरह, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था। मींस व्हाट, गड़बड़ क्या हो रही है भाई, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, पर यूनिट एरिया कर दूं तो वो प्रेशर ही तो है। तो यानी तुमने प्रेशर को यहां पर क्या रख दिया, कांस्टेंट। भाई प्रेशर को कांस्टेंट रखना तो आधा घंटा भी तुम्हारी हीट गैस नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, फटेगा कंटेनर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नॉन रिजिड वॉल्स। नॉन रिजिड वॉल्स का मतलब है मूवेबल पिस्टन के साथ। गैस ने लगाया प्रेशर तो उसको वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के साथ ऑपोजिट कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत कहना, फंसोगे। गैस अंदर से जो प्रेशर बढ़ाएगी बिकॉज ऑफ दिस हीट। आई होप आपको वो लाइन समझ आ गई, हीट से अंदर का प्रेशर क्यों बढ़ा, आ गई समझ सबको। तो उस वजह से क्या हुआ, जो हीट थी उसने क्या क्या काम किए, चेक। पिछले केस में तो हीट ने क्या काम किया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम किया। सीवी में क्या हो रहा था, गैस को फैलना है नहीं, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन इसमें क्या हुआ, गैस को फैलना भी है, गैस को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने वाला काम ही पिछली क्लास में पी डेल्टा वी पढ़ के आए हम लोग। गैस को एक्सपैंड अगर वैक्यूम के अगेंस्ट करना होता तो मैं फिर कहती जी नो वर्क इज डन। लेकिन यहां क्या वैक्यूम है, नहीं, यहां पिस्टन के ऊपर मैंने मास रखा हुआ है, पिस्टन खुद भारी है। प्रेशर कुकर का ढक्कन भारी होता है और उसमें जो विसल लगाते हैं वो और भारी होती है। वो इसीलिए भारी विसल बनाई जाती है कि उस पर प्रेशर लग सके, वजन से प्रेशर लगता है। तो समझ लीजिए ये मैंने जो पिस्टन है पूरा का पूरा इतना भारी बना रखा है, इसका अपना वजन है भाई, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो गैस को जैसे ही हीट मिली तो ये क्या करेगा, इसको एक्सपैंड होना पड़ेगा। इज दिस एक्सपेंशन फ्री, नो।
This expansion is not free, it is against some external pressure. तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ इसको एक्सपेंड करना पड़ा, तो यहां पर वर्क इज डन बिकॉज डेल्टा वी जीरो नहीं, डेल्टा वी इज नॉट जीरो। तो यहां पर क्यू किस में इस्तेमाल हो गया, दो हिस्सों में बट गया। एक तो इसको उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना था 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री जितना भी, प्लस कुछ हिस्सा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा गैस फैलनी शुरू हुई, उसको जगह मिलनी शुरू हुई, तो उसने क्या किया, काम करना शुरू किया। मेरी मर्जी के खिलाफ क्यू यूज हो गया, मैं चाहती नहीं थी क्यू यूज हो, वेस्टेज है मेरे लिए। तो वो यही तो इंजन के टरबाइन में समस्या है मेरे पास, मेरे को स्टीम से इंजन चलाना है, तो जो वाटर के वेपर्स बनेंगे अगर उनको फैलने ना दूं तो कंटेनर फटेगा। सो कैन आई से अब QP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब आई होप मैंने सब कुछ लिखा नहीं, इतनी बड़ी रामायण लिखी नहीं जा सकती, ये सिर्फ क्लास में समझी जा सकती है। स्टिल फ्रेजेस लिख दिए हैं मैंने, तो क्या मेरी क्लास आज के बाद QP QV का मतलब समझ पाएगी? एनी गेस? यहां देख लो, पहले तो एक चीज पूछने वाली हूं, आई होप मैंने यहां लिखी ना हो। यस, CP और CV लेट्स कंक्लूड था क्या, और इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एंड वी आर टचिंग पीक लेवल ऑफ हीट। CP क्या था बच्चों, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगेगी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या था, 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जो मुझे दिख रहे हैं, जिनका कैमराज ऑन है, क्या बड़ा होना चाहिए, CP की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि CV की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? समझ गए ना? मुझे बताओ CP क्यों ज्यादा है? इस मैम रीजन बीइंग की जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे उससे डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज होगा, और कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क डन हो रहा है, इसलिए मतलब हमें ज्यादा CP की वैल्यू ज्यादा होगी, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। परफेक्ट। तो वर्क डन में भी खर्च हो गई, तो वहां पर कुछ हीट वर्क डन में भी खर्च हो गई, इसीलिए उसमें फॉर अ गैस CP इज ग्रेटर देन CV। ये आपने अभी कोशिश की अपनी तरफ से मुझे बताने की, जिनकी आप अपने आप को थोड़ा समय दें इसको रियलाइज करने में। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV फॉर एन आइडियल गैस। ये लेटर ऑन NCERT में डेरिवेशन में आने वाला है, बट आज नहीं, कब, वो हम अपना क्लास के प्रोसीजर से डिसाइड करेंगे। ये डेरिवेशन बेसिक NCERT में आती है, बट मैं अभी आपको बता दूं, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट R। तो फिर भी लिख लीजिए, मोनो एटॉमिक गैसेस को छोड़ के, भाई मोनो एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं, जिनॉन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, सभी सब्सटेंसेस, फिर चाहे वो आइडियल गैस है, फिर चाहे वो एल्यूमिनियम है, फिर चाहे वो कॉपर है, कुछ भी है, वाटर है, आइस है, कुछ भी है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब आ जाता है मेरे पास इंटरनल एनर्जी का फिर से डिटेल। इंटरनल एनर्जी क्या थी, मैं लास्ट क्लास में बता के आई, उसी को थोड़ा और इलेबोरेट करना है। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अब तक आपने पढ़े या जो आगे आप पढ़ोगे, एट रेस्ट, अगर उसको तुम पता चले एक ट्रक पे रखा हुआ है एक सिस्टम को और उसको देख रहे हो उसकी इंटरनल एनर्जी को, नहीं, उसकी पोजीशन रेगुलर बदली हुई है, वो चल रहा है, सो मैं उसकी बात नहीं कर रही। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज एट रेस्ट और इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, पता चले रेस्ट पे तो है कंटेनर लेकिन उसके बाहर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, नो, कंटेनर का रेस्ट पे होना भी जरूरी है, और कंटेनर पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं लग रही, उसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो लास्ट क्लास में 2 डिटेल्स मिसिंग थे क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी बता के। अब आ जाता है इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्लूडिंग वेरियस एनर्जीज, जो थोड़ा बहुत बात की थी, ज्यादा बात नहीं की थी। एक तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी कलेक्टिवली कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। हर तरह का मोशन होता है ना, वाइब्रेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, हर तरह का होगा, तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ केमिस्ट्री में बात करूँ तो किसकी वजह से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बात भी की थी बोहर की एनर्जी के टाइम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्सेस, कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाले भी तो फोर्सेस वही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक, व्हाटएवर काइंड ऑफ फोर्सेस आर एग्जिस्टिंग, उसकी वजह से। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिएक्शन इज इनटू द सिनेरियो, जो नेक्स्ट क्लास से आ ही जाएगा, आज तो नहीं ला पाऊंगी क्योंकि डीपीपी करानी है, लेंदी हो जाएगी क्लास। अगर रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्शन इज अ सिस्टम, इफ रिएक्शन इज हैपनिंग देन बॉन्ड एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। इफ रिएक्शन इज हैपनिंग देन ओनली दीज टू विल बी कंसिडर्ड। इफ gas expansion, gas contraction, then these two will be considered. Yeah, these two क्या, lot many, but reaction होगा तभी ये दोनों सीन में आएंगी, वरना ये दोनों एनर्जी सीन में नहीं आएंगी। So अब ये भी बात हो चुकी थी लास्ट क्लास में, एब्सोल्यूट एनर्जी की, इस एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू एक तो हम निकाल नहीं सकते, एंड वी डोंट नीड इट एट ऑल। निकाल क्यों नहीं सकते? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखो तो वो किसी ना किसी के रिलेशन में होती है, पोजीशन के। भाई अर्थ के सेंटर से तुम रिलेट कर रहे हो, या तुम ग्राउंड फ्लोर से रिलेट कर रहे हो, या तुम सी लेवल से रिलेट कर रहे हो, डिपेंड्स, कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, एंड वी डोंट नीड इट एट ऑल, देन व्हाई शुड वी। सो उसके बाद मेरे पास ये बात आ जाती है, यानी मेरे को चाहिए क्या, सिर्फ डेल्टा यू चाहिए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इंटरनल एनर्जी के लिए ये डिटेल थोड़ा पहले तो मुझे बात करनी थी, और भी बात हुई थी तो उसके बारे में भी रिवाइज करते हैं। इंटरनल एनर्जी में मैंने चलते चलते एक चीज बोली थी, ये कब जीरो होती है, हर आइडियल गैस, आइसोथर्मल हो या ना हो, बट ठीक है, लास्ट क्लास में तो यही चल रहा था, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, ये शब्द चल रहे थे। एनीवेज, तो अब रिवाइज करते हैं उसको, क्योंकि हम भूल गए इस बात को कि कब डेल्टा यू जीरो होता है। चलते चलते तीनों चीजें बताई थी, वर्क डन कब जीरो, क्यू कब जीरो, और डेल्टा यू कब जीरो। एवरीवन, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव डिटेल है बच्चों, नॉन एनसीईआरटी डिटेल, जरा इधर आइए। डेल्टा यू एक्चुअली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, छोड़ो आइडियल, जनरल पे चलते हैं पहले, फिर आइडियल भी लाएंगे। अगर मैं किसी गैस की बात कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, सो आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन बॉन्ड एनर्जी और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और वो सब, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस तो होंगे, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं ला रही। तो ऐसे केस में आई एम टॉकिंग जनरली गैस, राइट, एक्सपेंशन वगैरह। तो ऐसे केस में ये दो एनर्जीज का चेंज डिसाइड करेगा इंटरनल एनर्जी चेंज को। इसके अंदर बहुत सारी हैं, आई एग्री। तो internal energy is due to these two changes, internal energy change is due to these two changes। छोड़ दो अक्षय मोबाइल को, leave it। काइनेटिक एनर्जी, लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, अभी दोबारा बता दूं। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, धीरे धीरे लिक्विफाई, और घटेगी धीरे धीरे सॉलिडिफाई। तो काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज, गैस की बात हो रही है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी एक और चीज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है एक्चुअली, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, यही बताया। अब जो पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या रिपल्शन जो भी होता होगा, दूर दूर होंगे तो वही फोर्स कम होगा, यानी इट डिपेंड अपॉन स्पेसिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ज्यादा होगा गैस का, वही 50 ml गैस में इस कमरे में फैला दूं तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होगा, वही 50 ml गैस में 100 ml की बॉटल में डाल दूं तो स्पेस बहुत कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। तो अगर ऐसा है, बोतलें संभाल लो बच्चों अभी, therefore we can say that ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज इन दोनों का फंक्शन है, हाँ या ना। ये थोड़ा सा हम जे एडवांस की साइड जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का फंक्शन होगी, वो बात अलग है, यहाँ भी टेम्परेचर लिखा है मैंने, यहाँ भी टेम्परेचर लिखा है, बट इट्स ओके। प्रेशर क्यों लिख दिया मैंने वॉल्यूम की जगह? भाई वॉल्यूम और प्रेशर, जहां वॉल्यूम है वहां प्रेशर तो अपने आप ही है। वॉल्यूम कम है तो आपने प्रेशर बढ़ा रखा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो आपने प्रेशर घटा रखा है। तो सम टाइम वॉल्यूम में नॉट बी गिवन, हम प्रेशर को यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में पीवी की जगह एनआरटी भी यूज किया हमने वर्क डन के फॉर्मूला में,
राइट। तो अब अगर यहां पे तुम ले आए आइडियल गैस, अब आ गया स्पेसिफिक, अभी तक तो जनरल चल रहा था। आइडियल गैस, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। आइडियल गैस का एक ही मतलब है, when there is no force of attraction, no force of repulsion between two molecules, gas is ideal। तो जब पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। हल्का सा ये लास्ट क्लास में बता के भेजा है मैंने कि एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इसीलिए आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू इज जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और आई होप कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल सबको पता है। नोट, मैं जनरल स्टेटमेंट आपको फिर लिखवा रही हूं। जनरल स्टेटमेंट क्या था? देखिए वॉल्यूम में प्रेशर अपने आप आ गया, राइट। जनरल स्टेटमेंट था डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर अपने आप उसके अंदर आ गया। नाउ इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली डिफरेंशियल में लेके आते हैं। डेल्टा से डेल, यहां पर व्हेन आई एम ओपनिंग इट, एवरीवन प्लीज, इंटरनल एनर्जी चेंजेस विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां मैं कांस्टेंट टेम्परेचर तो ऑफ कोर्स नहीं लिख सकती थी, मेरे को टेम्परेचर के अगेंस्ट ही देखना है कि इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती है, इनटू डीटी। ये मेरे पास जनरल केस आ गया। इंटरनल एनर्जी फॉर एवरीवन इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस होती है, किस किस से अफेक्ट होता है। ये सारा नॉन एनसीईआरटी चल रहा है, आई एम सो सॉरी, आज तुम्हारे को थोड़ा लोड ज्यादा पड़ गया सुनने का। डी यू, अब देखिए मैंने क्या किया, क्या मैं इसकी जगह CV लिख सकती हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है। तो मैं इतना तो शायद बता के आई हूं कि CV सारा किस में खर्च होता है? टेम्परेचर चेंज में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इतना बता के आई हूं। सिर्फ इस लाइन पे तुम लोग मेरे को एक्सप्रेशन खराब ना दो, उसके लिए मैंने वो स्लाइड कराई है कि फर्स्ट लॉ बताए बिना बच्चों को कैसे बताऊं। तो हमें तब पता चल गया था कि CV हीट कैपेसिटी तो इसी के लिए ही थी, इंटरनल एनर्जी पे ही खर्च हो रही थी, वर्क तो हो नहीं रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूं? CV, सारा खर्चा इसी का ही है, CV इनटू DT। अब इस इक्वेशन पे, दिस इज माय जनरल इक्वेशन, इस पे केस 1 अगर आइडियल गैस होती तो आइडियल गैस, ऊपर से आइसोथर्मल, ये पढ़ पा रहे हैं आप? T का मतलब क्या है? कांस्टेंट। आइडियल गैस में ये पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई? जीरो। फॉर आइडियल गैस सबसे बड़ी बात, एनी चेंज बच्चों, एनी चेंज मतलब आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कोई भी चेंज है आइडियल गैस का, उसमें हर बार आपका ये जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, इट रिड्यूसेस टू जस्ट दिस, ये हमेशा जीरो है। आइसोथर्मल तो है, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, जो भी और आइडियल गैस में आगे आप पढ़ेंगे। फॉर एनी चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा पता नहीं इतना जोर क्यों दे रहे हैं इतनी सी बात पे। द मोमेंट वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ आगे आने वाले टॉपिक्स, यू विल रियलाइज, बार बार इसी पन्ने पे लेके आऊंगी कि थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था, जरा पन्ना खोलो, वहां लिखा है ये। सो फॉर एनी चेंज इन आइडियल गैस du इज इक्वल्स टू CV dt फॉर 1 मोल। और अगर CV कांस्टेंट है तो मेरे लिए डिफरेंशियल में इसको बाहर निकालना इजी है, और ये डेल्टा T, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। अभी भी तुम पास्ट ईयर खोलोगे ना जेई मेंस के, 3 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन CPCV के हैं। तुम भरा पड़ा देखोगे CPCV, इसीलिए इसकी एक अलग DPP दूंगी मैं, जिसमें सारा CPV एक साथ होगा। ये आया फर्स्ट चेंज, आइडियल गैस, राइट। अगर इसी में मैं उठा के ले आती रियल गैस, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकते हैं। रियल गैस में डेल्टा यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो रियल गैस के लिए क्या होगा? डिपेंड करता है मैं क्या केस ले रही हूं। मैं ले रही हूं, सॉरी,
आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर रियल गैस में मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस ली, ये तो पता है ना आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, डेल्टा V इज 0। तो जब डेल्टा V 0 है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फॉर रियल गैस सेम ही आई इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास जब तक ये डिटेलिंग नहीं, आप सोचते हो ये इक्वेशन ये नहीं, रियल गैस में सिर्फ आइसोकोरिक चेंज में ये लगा सकते हो, आइडियल गैस में ऑल, एनी केस, ऑल प्रोसेसेस। आइडियल गैस में कोई मर्जी चेंज हो, एनी चेंज, वी आर गोइंग टू यूज डेल्टा U इक्वल्स टू CVDT। और रियल गैस में लगाना पड़ा सिर्फ आइसोकोरिक में ये चेंज, ये इक्वेशन यूज होगी, DU इज CVDT। केस 3 लास्ट, ये अगर ना बताऊं, क्या खाली देख के समझ आता है? लिक्विड और सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका डेल्टा V तुम मेजर भी नहीं कर सकते, होता ही नहीं है। लगा लो दम और सॉलिड को कंप्रेस कर लो, लिक्विड को, दे आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल। इतना कम कंप्रेस होते हैं, आप देख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी, ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी डीलिंग विद इंटरनल एनर्जी चेंज। पिछले 3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में एक ही बात सेट करने पे लगी हूं, इंटरनल एनर्जी किस किस वजह से चेंज हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं, स्टेट फंक्शन है हम वो भी जानते हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी हीट एक्सचेंज कराई, ठंडा किया या गर्म किया, इंटरनल एनर्जी बदलेगी, राइट? या आपने वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम को काम करना पड़ा तो काम करने की एनर्जी कहां से लाएगा, अपने इंटरनल एनर्जी के स्टॉक से। और सिस्टम के ऊपर आपने काम किया तो वो कहां जाएगा, डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, वो इंटरनल एनर्जी में जाके कंट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से क्या पता मैटर ही एक्सचेंज कर दो, पिस्टन खोला और 2 मोल और डाल दिए तो अपने आप इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, या 2 मोल निकाल दिए तो अपने आप इंटरनल एनर्जी घट गई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना आखिर। तो क्यों मैटर एक्सचेंज से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन तीनों क्वांटिटीज को लेके हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए। आप एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड दे के आए और आप ये सोचते हैं आपको 1 नंबर मिले, आई एम सॉरी 0, सामने वाला तो चिढ़ जाएगा इस पे उल्टा। 0 तो जो देगा देगा, अगले क्वेश्चन में और कम करेगा कि आप उस चीज को, मतलब उस ओवर स्मार्टनेस से बचिएगा। अगर मैं एक मूवेबल पिस्टन वाला कंटेनर लाई और उसमें गैस फिल कर रखी है मैंने यहां पर, और इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी नॉट चेंज, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज U और नीचे सबस्क्रिप्ट क्या है I स्टैंड फॉर इनिशियल, आप 1 भी लिख सकते हो, 1 2। मैंने इसको थोड़ी हीट प्रोवाइड की, एंडोथर्मिक, मैंने एक एंडोथर्मिक चेंज किया, एंडोथर्मिक चेंज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी U प्लस Q, वही U I चल रहा है अभी तो। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम किया, वर्क किया, वर्क कैन बी दिस, मैंने उसको इस तरह से पैडल चला दिया। आप सोचो ना इस पर काम कैसे होता होगा। मैंने यहां पर एक पैडल व्हील डाला और इस पैडल व्हील के मैंने इसको चला दिया तो क्या हुआ, इट इज वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम, तो काम हुआ और उसका प्लस W, वो काम किस पे जाके हुआ, इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूट किया और बढ़ गई इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना यू करने से। जब मैंने इस तरह से किया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो किस में ऐड हुई जाके, इंटरनल एनर्जी में। फाइनल स्टेट में यानी मेरे को UF कोई पूछता तो टोटल ये आता, यही आता, राइट। अब मैं UI को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, UF माइनस UI इज इक्वल्स टू व्हाट, Q प्लस W। व्हाट इज UF माइनस UI, एक्चुअली इंटरनल एनर्जी चेंज जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, दैट इज Q प्लस W। वेरी सरप्राइजिंगली 2 पाथ फंक्शन मिलके एक स्टेट फंक्शन बना रहे हैं। ये भी आता है असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में, क्या 2 पाथ फंक्शन से आप, ये आएगा अगली स्लाइड पे लिखा हुआ। सो अभी आप इसको समझें, यानी यहां से पता चला तुमने जो भी चेंज किया एक गैस पे, let it be on heat basis or on work basis, everything contributed to internal energy change। मे बी कम हुई एनर्जी, मे बी ज्यादा हुई, वो डिपेंड कर रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहले ये देनी है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसके बाद लाना ये तीनों चीज। यानी अब मेरे को पता चलता है यूनिवर्स की एनर्जी
कांस्टेंट है। देखो बच्चों का जनरल नॉलेज में दिमाग क्या चलता है। मैंने एक पत्थर छत से उठा के जोर से नीचे फेंका, चलो जोर से छोड़ो, वैसे ही फेंका, कहोगे मेरी एनर्जी भी घुस गई उसमें। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और वो किस में कन्वर्ट हुई? गुड। जैसे ही पत्थर ने हिट किया फर्श को, काइनेटिक एनर्जी जीरो, वो किस में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई डिफॉर्मेशन में, मतलब पत्थर पे जाके टकराया मैंने, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट। एक पत्थर दूसरे पत्थर पे जाके टकराया है तो वो आपसे पूछा जा, मतलब पूछा क्या जा सकता है, आपको पता होना चाहिए भाई अब तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, किधर गई? वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, वाइब्रेशन आसपास हुई होगी, उसकी एनर्जी वहां कन्वर्ट हुई। सो कभी भी एनर्जी डेड नहीं हो रही है, इधर से उधर कन्वर्ट हो रही है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी क्यों? राइट, आइसोलेटेड सिस्टम ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है ना मैटर एक्सचेंज कर सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। ये बात हो गई एक्सप्लेन कि Q प्लस W क्या है? पाथ फंक्शन। लेकिन उसकी वजह से बनने वाला एक नया थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल्टा U क्या है? स्टेट फंक्शन। बस ये बताए इसी, अब पेन पेपर नहीं, आपने आंसर देना है। ये तो मैं बता ही चुकी थी, इसका आंसर देना है। एंड में आपको इच्छा हो आप पेन पेपर यूज कर सकते हैं। को पहले बता दो, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट तो पता है ना हमको, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, अगर कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशंस में है, दिस फॉर्मूला रिमेन सेम और एनी चेंज जीरो। तो डीपीपी कराऊं उससे पहले ये करा लेती हूं। आइडियल गैस और आइसोथर्मल देखते ही आंख बंद करके क्या करना है? डेल्टा U इज जीरो। ये सारे स्कूल बेस्ड क्वेश्चन की है। अगर मैंने एडियाबैटिक कंडीशन में गैस का चेंज किया, एक्सपेंशन कंप्रेशन, इग्नोर इट। एडियाबैटिक कंडीशंस में अगर मैंने गैस का कोई चेंज किया, विल दिस इक्वेशन अंडरगो एनी चेंज? रिड्यूसेस टू, इतनी जोर से गर्दन ना हिलाओ, हमें दिख रहा है। हाँ, क्या चेंज? जीरो हो जाएगी। तो तब क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू, आई होप सबको पता हो W का मतलब माइनस P डेल्टा V है जी। एडियाबैटिक तो हीट का डेल्टा तो होता ही नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं हीट में? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिवॉल्ट। डेल्टा Q तो पढ़ा ही नहीं मैंने, तो क्यों पढ़ा है साहब? इसका डेल्टा तो लिया ही नहीं। Q की डेफिनेशन क्या थी हीट की? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड बाय एनी सिस्टम। ठीक है, ओके। और क्या पूछना था? हाँ, अगर एक गैस है विच इज एक्सपेंडिंग फ्रीली, फ्री एक्सपेंशन, तब क्या होगा ये इक्वेशन? फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वर्क डन इज जीरो। फ्री एक्सपेंशन मींस व्हाट? अगेंस्ट वैक्यूम। ये स्कूल में ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के मिलते हैं आपको। अब जो भी मैंने पूछा सारा यहां लिखा हुआ है, जस्ट चेक, कुछ छूट गया हो, कुछ तुम्हें लगा हो अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये है रिवीजन बिफोर गोइंग टू डीपीपी। आज की डीपीपी 1 और 2 के क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके ही किए जाते हैं। इसीलिए मैंने डीपीपी 1 का डाउट सेशन आज स्पेशली कोई अनाउंस नहीं करवाया था, जिससे डीपीपी 2 हो गई मेरे साथ, आज डीपीपी 1 ऑटोमेटिक हो गई। क्योंकि डीपीपी 1 में मैं वर्क डन निकलवा रही हूं, डीपीपी 2 में मैं हीट निकलवा रही हूं। तो जिसको वर्क डन निकालना आ गया उसको हीट निकालना आ गया, वाइस वर्सा, फॉर्मूला सेम है। इसलिए हम डीपीपी 1 का कोई डाउट सेशन रखते ही नहीं है। क्विकली सी नोट एंड डीपीपी निकालो, इसको देखिए, नोट भी करिए। मैं इतना आज दम लगा दिया है पढ़ाने में, मुझे लगता है ये आ जाएगा। आ गया सबके पास? ये तो रिपीट है फॉर्मूला बच्चों। और यहां प्लस क्यों आया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा ऑल ऑफ यू। एडियाबैटिक प्रोसेस ये भी समझ आ गया होगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एट एंड है, प्लीज हैव अ लुक। क्या वर्क डन कभी स्टेट फंक्शन हो सकता है? यस, वर्क डन अगर एडियाबैटिक कंडीशन में करेंगे वो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। अब ये लास्ट क्लास में बोलती तो गड़बड़ होती, नहीं बता सकती थी। तो कुछ चीजें जब आप कई बार कहीं थोड़ा सा खुद भी समझ लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, बीच में क्लास में आती है तो मेरे को सरेंडर करना पड़ता है कि मैं सबके साथ ही चलूंगी। सो लास्ट क्लास में मैं नहीं बोल सकती थी कि वर्क डन बेटा पाथ फंक्शन कर दो, सब गड़बड़ हो जाता।
क्वेश्चन तो मेरे को कराना बनता है क्योंकि वो आसान होता है, तो आसान काम तो मेरा, मुश्किल काम अब आपका। एक गैस ने 250 जूल्स ऑफ हीट क्या किया पता नहीं है, लेकिन एक्सपैंड हुई है तो क्या किया होगा, एब्जॉर्ब। लिखा भी है हालांकि, बट अगर ना भी लिखा हो गैस एक्सपैंड हुई है तो पक्का क्यों एब्जॉर्ब हुआ। सो अ गैस एब्जॉर्ब दिस हीट एंड एक्सपैंड फ्रॉम 1 liter to 10 liter at constant temperature against this external pressure Q W delta U। सेम क्वेश्चन डीपीपी 1 में, सेम क्वेश्चन डीपीपी 2 में, एक में वैल्यू कुछ और है, एक में कुछ और है। पिछली डीपीपी में मैंने क्या निकलवाया, सिर्फ W। आज की डीपीपी मैंने W, Q और डेल्टा U तीनों निकलवा लिया, इसलिए दोनों डीपीपी लगभग सेम है, पार्ट बदल गए बस उसके। तो मेरे को पूछा क्या था, पहले तो मैं वर्क डन, भाई Q तो गिवन ही है, प्लस कर दूंगी, प्लस 250 जूल्स वो तो गिवन है। अगला काम मुझे क्या निकालना चाहिए, वर्क डन। सिंस एक आइडियल गैस है, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, माइनस पी डेल्टा वी। आई होप मैंने माइनस पी डेल्टा वी ठीक किया है। जल्दबाजी में लीटर एटमॉस्फेयर नहीं पुट कर देना इस फॉर्मूले में, क्योंकि आपको बता दूं डेल्टा यू की यूनिट एनर्जी की होगी, और वो एनर्जी की क्या होगी, कैन बी जूल व्हाटएवर, वो तो अर्ग्स हो कैलोरीज हो, डिपेंड करेगा। सो यहां पर मैं इससे मल्टीप्लाई करना ना भूलूं, इसीलिए पहला क्वेश्चन मैं करा रही हूं। इससे आपका वर्क डन आ जाएगा, आप निकाल लोगे, जितना आया आप रिपोर्ट कर लोगे। Q तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है। अब मेरे से कोई पूछ रहा है डेल्टा U, व्हेन यू नो Q एंड यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड W, एडिशन तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपको साइन का ध्यान रखना है, वो मिस्टेक ना हो बच्चों। अगर W की वैल्यू नेगेटिव में आई है ऑफ कोर्स, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो नेगेटिव में आएगी पॉजिटिव में आएगी, बच्चे बताएंगे। नेगेटिव में आएगी भाई, एक्सपेंशन है, आंख बंद करके नेगेटिव में आएगी, राइट। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो यही क्वेश्चन डीपीपी 1 में गया है, यही 2 में गया है, बस 2 में जाते ही हमने डेल्टा U और Q साथ में जोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन और लेते, कैलकुलेट अगेन दीज 3 थिंग्स। सेम यही क्वेश्चन, ऐसा सा ही वैल्यू इधर उधर करके डीपीपी 1 में भी है। कैलकुलेट करिए, अगर इतने मोल आइडियल गैस को अब के आप आइसोथर्मली रिवर्सिबल, यानी लॉग वाला फॉर्मूला आ जाएगा, दो चीज पढ़ते ही एक्सपैंड करते हो फ्रॉम इतने लीटर तो इतने लीटर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना पड़ता है, तो शायद 300 आ जाता है ये, ठीक है। अब यहां देखिए, आपको फिर से बातें नहीं बच्चों, मुझे भी पता आप कर लेंगे, लेकिन किसी मकसद से करा रही हूं ताकि फिर टेस्ट में रू ना हो। तो Q, W और डेल्टा U तीनों निकालो। ओके, अब मेरे को असली तो Q निकालना है, ठीक है। Q पे चलते हैं, बाकी की चीजें देखेंगे, बच्चे निकलवाएंगे थोड़ा सा। W का फॉर्मूला ये, पहले तो मेरे को लास्ट क्लास के टॉपिक पे फाइट है, मेरे को W का फॉर्मूला यूज करना दोबारा देखना है। पुट कर दी वैल्यूज, N कितना दे रखा है क्वेश्चन में, R मैंने ले लिया SI, टेम्परेचर मैंने ले लिया अगेन SI 300, log V2 by V1 ना भी दे रखा होता मीटर क्यूब में, आप जानते हैं लीटर दिया, उसको मीटर क्यूब में करोगे कन्वर्ट होके कट आ जाना है सब। तो ये आ गया मेरे पास, मैं सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करना फिर से बता रही हूं। log 25 और log 25 by 15, अब मैंने इसको कट किया तो 1.6 आ गया, राइट। अब जब मेरे को लॉग देखना होता है तो वो वैल्यू 1 से 10 के बीच होनी चाहिए, 1 से 10 के बीच ही है, राइट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 10 के बीच है। अब जब आपने इस डेसिमल को तभी तक देखना है जब तक आपको ये कंडीशन मीट करनी है कि भाई जिसकी तुम लॉग देखने वाले हो वो वैल्यू 1 से 10 के बीच होनी चाहिए, उसका भूल जाओ डेसिमल है थोड़ी देर के लिए। स्टिल मैं इसके पीछे अगर 0 लगा भी दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात को छोड़ देना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे एल्जेब्रिक आंसर में। 1.600 आपके आंसर में 4 डिजिट हैं। लॉग टेबल ऐसा होता है, एक कॉलम बना होता है, उसमें पहली 2 डिजिट उस कॉलम से देखनी होती है, फर्स्ट 2 डिजिट। तो अब 1.600 में पहली 2 डिजिट क्या है, 16 के कॉलम में फिर तीसरी डिजिट ऊपर लिखी होती है। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे ऊपर भी है 15, 16, 17, 18, उसके बाद ऐसे कॉलम बने होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 16 का 0 यहां जो लिखा है वो पकड़ोगे आप। 16 का 0 मैंने जो देखा वो अगेन 4 डिजिट आई, मेरे को वैल्यू चाहिए भी मत नहीं देना, मैंने नहीं चाहिए, मेरे को सिखाना है सिर्फ।
जो लोग लॉग टेबल लाए वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, जो नहीं लाए उनके लिए मैंने कष्ट कर दिया थोड़ा सा। तो log 16 का 0 देखोगे 4 डिजिट्स आएंगी, आपको पता है आपको आंसर 0 से 1 के बीच रिपोर्ट करना है, तो आंसर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल। तो वो आपने रिपोर्ट कर दिया, यानी इस हिस्से का आंसर आपके पास आ गया। इसका मैं सिरदर्द नहीं लेना चाह रही, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी मुझे लग रहा है शायद आंसर ये आएगा। आप अपने आप जब इसकी कैलकुलेशन पूरी करेंगे आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। वंस आई एम विद वर्क डन, और क्वेश्चन में आइडियल दे रखा है गैस, आइडियल दे रखी है क्वेश्चन में गैस, तो वहां पर तो आइडियल पढ़ते ही मैंने क्या करना है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0। तो जो आपका W आया उससे आप Q भी निकाल लोगे। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है, आई मे बी रॉन्ग, वो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमने थोड़ा सा वैल्यू का हेरफेर किया है क्लास में और डीपीपी में। रीजन बीइंग, कोई क्वेश्चन मैंने 1 से उठा लिया डीपीपी 1 से, कोई मैंने 2 से उठा लिया, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस वैल्यू चेंज है। तो दिस कैन बी द रीजन। मुझे क्लास बताए यहां कोई दिक्कत? R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी होती है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1.98 कैलोरीज, बट न्यूमेरिकल में इसको लिया जाता है 2 कैलोरीज। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे हियर। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने नहीं निकाले तो आपका आंसर कुछ और होगा। आप 40 ग्राम नहीं पुट कर सकते, आपको उसमें n यानी 10 मोल्स पुट करने। रेस्ट बस दिक्कत थोड़ी सी इसमें होनी थी, मैंने कोशिश करी थी कि ये एक बार आप देख लें। तो आंसर अब सबका सही आ गया, जिसका BCD आ रहा था A आया सबका? क्या